कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट। पहले हमने डिजाइन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया। फिर जो पेवमेंट पे लगने वाले स्ट्रेसेज हैं उनकी बात कर रहे थे। एज पर यू कैन से वेस्टरगार्ड या वेस्टरगार्ड या इन जनरल आप बोल सकते हो कि टोटल दो तरीके की स्ट्रेसेज पेवमेंट पे आ सकती है। एक बिकॉज ऑफ व्हील लोड स्ट्रेस, दूसरा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर स्ट्रेस। जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो भी दो वजहों से हो सकती है। एक बिकॉज ऑफ डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो पेवमेंट है पेवमेंट में डिफरेंशियल हीटिंग होगी, ऊपर हीटिंग ज्यादा हो जाएगी, नीचे हीटिंग कम होगी, या नीचे हीटिंग ज्यादा हो जाएगी, ऊपर हीटिंग कम होगी, समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से पेवमेंट की वार्पिंग होगी और वार्पिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। दूसरा है जिसको बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो कि पूरी की पूरी स्लैब एक साथ या फिर एक्सपेंड करेगी या फिर कंट्रैक्ट करेगी और जिसकी वजह से फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। सो वन बाय वन करके इन स्ट्रेसेस को अब हम समझते हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, व्हील लोड स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज व्हील लोड स्ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से पेवमेंट को हम तीन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सी मतलब कॉर्नर, सी मींस कॉर्नर रीजन, ई मींस एज रीजन, एंड आई मींस इंटीरियर। इंटीरियर रीजन। ठीक है, सो एज पर वेस्टरगार्ड, एज पर वेस्टरगार्ड, वेस्टरगार्ड ने तीन फॉर्मूले दिए फॉर व्हील लोड स्ट्रेस, इंटीरियर के लिए, एज के लिए और कॉर्नर के लिए। सो फर्स्ट इंटीरियर में, सो दिस इज 0.316। ठीक है, 0.316 पी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और ब्रैकेट में 4 log एल बाई बी प्लस 1.069, 069। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई। आई मींस इंटीरियर। इंटीरियर में जो व्हील लोड स्ट्रेस जनरेट होगी वो इतनी जनरेट होगी। जो एज रीजन है वहां पे दिस विल बी, अच्छा ये सारी वैल्यूज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, दिस विल बी 0.572 पी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एंड 4 log एल बाई बी प्लस 0.359, दिस वैल्यू। एंड देन कॉर्नर के लिए एस सी, अगेन इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 3p डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर 1 माइनस a√2 डिवाइड बाई एल की पावर 0.6। ये तीन फॉर्मूले दिए वेस्टरगार्ड ने। वन इज फॉर इंटीरियर रीजन, वन इज फॉर एज रीजन एंड वन इज फॉर कॉर्नर। फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट है पता है मुझे, पर क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं।
स्पेशली इन ए। जेई में आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें पता होनी चाहिए। दीज आर थ्री फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले वेस्टरगार्ड ने दिए। यहां पे हियर जो पी है, दिस इज डिजाइन व्हील लोड। दिस इज डिजाइन व्हील लोड, या मैं बोल सकता हूं डुअल व्हील लोड। डिजाइन व्हील लोड यहां पे डुअल व्हील लोड है। डुअल व्हील लोड, and its value can be taken as 4100 kg if not given। नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ये वैल्यू ले सकते हैं। मेंस पे तो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। आजकल बड़े गंदे पेपर बनने लगे हैं। एक टाइम था आप गुप्ता एंड गुप्ता लगा के एग्जाम निकाल लेते, अब वो समय चला गया है। तो दीज आर थ्री फॉर्मूला। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर देम, यू कैन रिमेंबर देम। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखिए आगे। एक स्टेटमेंट लिखिए, फ्रॉम वेस्टरगार्ड फॉर्मूला, फ्रॉम वेस्टरगार्ड फॉर्मूला इंटीरियर स्ट्रेस कम्स मिनिमम। इंटीरियर स्ट्रेस कम्स मिनिमम, कॉमा कॉर्नर स्ट्रेस इंटरमीडिएट, कॉर्नर स्ट्रेस इंटरमीडिएट एंड एज स्ट्रेस कम्स मैक्सिमम, एंड एज स्ट्रेस कम्स मैक्सिमम, एंड एज स्ट्रेस कम्स मैक्सिमम, full stop। But it has been practically observed that, but it has been practically observed that but it has been practically observed that maximum stress occurs at corner, maximum stress occurs at corner, comma intermediate at edge, intermediate at edge, and minimum at interior, and minimum at interior, full stop। Therefore SE and SC of Westergaard formula, therefore SE ये देखो लिखा हुआ है, SE and SC दो लिखा है, ये एज SE। therefore SE and SC of Westergaard formula has been modified by 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 Taylors and Kelly, Taylors and Kelly respectively, Taylors and Kelly respectively, such that such that such that ये बोर्ड पे लिखा है SI इज लेस देन SE इज लेस देन SC, such that SI is less than SE is less than SC। ठीक है, तो ये बल्कि नंबरिंग कर दे रहा हूं मैं।
दिस वाज 1, दिस वाज 2 एंड दिस वाज 3। तो जो दूसरा है एज वाला एस ई, ये टेलर्स ने मॉडिफाई किया। वैल्यू इज 0.529 पी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, 1 प्लस 0.54 म्यू 4 लॉग एल बाई बी प्लस लॉग बी माइनस 0.4048। ये पहला फॉर्मूला है। दिस इज गिवन बाय टेलर। एक दूसरे भी साइंटिस्ट है, सदरफोर्ड ऐसे कुछ नाम है, एस से नाम है, भूल रहा हूं अभी। इन दोनों ने मिलकर इसको मॉडिफाई किया। और जो कॉर्नर रीजन का फॉर्मूला है, इसको केली ने मॉडिफाई किया। ऑल दीज वैल्यूज आर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे ये फॉर्मूलों में यूनिट्स आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज 3p डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर 1 माइनस a√2 डिवाइड बाई एल की पावर 1.2। दिस इज मॉडिफाइड बाई केली। इन सारे फॉर्मूलों में, इन सब फॉर्मूलों में, ऑल दीज फॉर्मूला, जितने भी ये फॉर्मूले लिखे, इन सब में जो एस है, मतलब जो स्ट्रेस है, वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। जो पी है वो किलोग्राम में है। दिस इज डुअल व्हील लोड। दिस इज डुअल व्हील लोड या डिजाइन लोड। डिजाइन लोड यहां पे सिंगल व्हील लोड नहीं है। और एच इज इन सेंटीमीटर। ये पेवमेंट की थिकनेस है। पेवमेंट या टेक्निकली सीमेंट कंक्रीट स्लैब की थिकनेस। दिस इज द थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब। म्यू इज पॉइजन्स रेशियो। म्यू इज पॉइजन्स रेशियो। और एल रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इसका फॉर्मूला कल डिराइव किया था आपने। दिस इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर। कल आपने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, एल बराबर EH³ डिवाइडेड बाई 12, 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर, और इसका पावर 1/4। और बी इज इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में। ये भी कल आपने डिराइव किया था। सो बी वॉज, क्या था इसका फॉर्मूला, रूट ऑफ 1.6a² प्लस एच स्क्वायर और माइनस 0.675h। ये कब है? दिस इज व्हेन a इज लेस देन 1.724h एंड b इज इक्वल टू a अदरवाइज। ये आपने डिराइव किया था। और कुछ है इस फॉर्मूला में? नहीं। ये सारे फॉर्मूले में जितने ये 5 मैंने लिखे हैं, पांचों में ये सबका मतलब यही है। ठीक है, पांचों में ये सबका मतलब यही है। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको समझाता हूं, थोड़ा आपको आसान लगेगा, अभी आप भूल हो गए होंगे। देखिए, व्हील लोड स्ट्रेस मतलब जो व्हील के लोड की वजह से स्ट्रेस आ रही है। स्ट्रेस जो होगी वो बेंडिंग स्ट्रेस होगी। स्लैब में फ्लेक्सर एक्शन आएगा, बेंडिंग होगी बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग। बेंडिंग मूवमेंट आएगा जिसकी वजह से ये बेंड होगी, स्लैब मुड़ेगी।
स्लैब में जो कर्वेचर प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से इसमें स्ट्रेसेज आएंगी। पीछे आपने जैसे सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेंडिंग स्ट्रेसेज पढ़ा है कुछ उस तरीके से। तो वो जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहां पे होगी? कॉर्नर पे। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पे कंप्लीट एरिया जो कॉन्टैक्ट का है दैट एरिया विल नॉट बी यूटिलाइज्ड। एरिया से क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अगर एरिया बढ़ेगा, देखो ऐसे इन जनरल कोई भी स्ट्रेस है तो स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया। कोई भी स्ट्रेस है इन जनरल, स्ट्रेस की डिफिनेशन यही है ना स्ट्रेस। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको मैं ये लिख दे रहा हूं मैं, डीपी डिवाइड बाई डी ए। और टेक्निकली लिखूं तो स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं लिमिट डी ए टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो डीपी डिवाइड बाई डी ए, समथिंग लाइक दिस, ट्रू स्ट्रेस की डिफिनेशन। तो जो भी स्ट्रेस है अगर एरिया रिड्यूस होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। अब जो कॉर्नर रीजन है, कॉर्नर रीजन में व्हील कंप्लीट एरिया विल नॉट बी इन कांटेक्ट। देखो ये कुछ इतना ही पोर्शन कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगी, फोर्स बाय एरिया। एरिया कम हुआ तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी। ये याद रखने का तरीका है, याद रखने का ये तरीका है, एब्सोल्यूट लॉजिक नहीं है ये। एब्सोल्यूट लॉजिक क्योंकि ये बेंडिंग स्ट्रेस है, पर कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो कॉर्नर है वहां पे कंप्लीट एरिया विल नॉट कम इनटू पिक्चर, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विल बी मोर, फॉलोड बाय एजेस एंड फॉलोड बाय इंटीरियर। क्योंकि इंटीरियर्स में फुल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी यूटिलाइज्ड तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी। या ऐसे भी सोच सकते हो कि कॉर्नर्स में और एजेज में जो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है, विच इज द बेसिक रीजन फॉर जनरेशन ऑफ स्ट्रेसेज, बिकॉज कॉर्नर्स एंड एजेस आर समवॉट नॉट दैट मच रिस्ट्रेंट। वो उतने ज्यादा रिस्ट्रेंट नहीं है, थोड़ा सा फ्री है साइड साइड से, तो वहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, वहां पे कर्वेचर ज्यादा आएगा, वहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा आएंगी। तो थ्योरेटिकली ये बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी दैट विल बी एट द कॉर्नर फॉलोड बाई एजेज एंड मिनिमम स्ट्रेस विल बी एट द इंटीरियर पोर्शन। बट जो वेस्टरगार्ड ने एनालिटिकली फॉर्मूले दिए उन फॉर्मूलों में ये चीज आई नहीं। ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एज स्ट्रेस है वो मैक्सिमम निकल के आ रही है, और कॉर्नर की जो स्ट्रेस है वो इंटरमीडिएट निकल के आ रही है, और जो इंटीरियर की स्ट्रेस है वो मिनिमम निकल के आ रही है। तो इन जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को ये बताया वेस्टरगार्ड ने इस तरीके से पेवमेंट को अलग अलग रीजन्स में कैटेगराइज किया कि ये एज रीजन है, कॉर्नर रीजन है या फिर इंटीरियर रीजन है, और वहां पे ये फॉर्मूले दिए। पर ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूलों में जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया गया कि एक्चुअली तो कॉर्नर पे स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, एज पे इंटरमीडिएट और इंटीरियर्स पे मिनिमम। ये जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है या जो बेसिक ये चीज इसमें फॉलो नहीं हुई। तो दे हैव बीन मॉडिफाइड बाय टेलर्स एंड केली। टेलर और एक दूसरा नाम है जिसने एज स्ट्रेस की फॉर्मूला को मॉडिफाई किया, और केली ने कॉर्नर की स्ट्रेस के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया। ये जो फॉर्मूले हैं ये मॉडिफाई करने के बाद फिर ये जो एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है इसको फॉलो करते हैं। मतलब कॉर्नर स्ट्रेस कम्स आउट टू बी मैक्सिमम, इंटरमीडिएट एट एज एंड मिनिमम एट इंटीरियर। तो ये तो हुई लोड स्ट्रेस है। अभी देखो पेपर कैसे बन रहा है। एचपीएससी एई का पेपर हुआ था अभी, एचपीएससी एई इरिगेशन डिपार्टमेंट। ये जो पेपर हुआ था इसमें इस फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछा था। सोचो बिना कैलकुलेटर के आप कैसे सॉल्व करोगे। उसमें लिखा था कि कौन सा स्ट्रेस क्या होगी, और नाम लिखा हुआ था कि बाई टेलर्स एंड दूसरा मैं नाम भूल रहा हूं, सदरफोर्ड ऐसे कुछ नाम है उनके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन अभी एचपीएससी इरिगेशन में आया था। पेवमेंट से अभी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं, पहले ज्योमेट्री डिजाइन से क्वेश्चन ज्यादा बनते थे, पर आजकल थोड़ा ये ट्रेंड में है पेवमेंट वगैरह से। जो पहले पोर्शन कम पूछता था एग्जाम में, अब वो ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो जैसे इसी एग्जाम का एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, एचपीएससी एई जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था अभी 2 महीने पेपर पहले हुआ था या 1.5 महीने पहले। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है ई एच क्यूब डिवाइड बाई 12 k1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/4, एक इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ था, ये न्यूमेरिकल आया हुआ था एक। और एक क्वेश्चन आया हुआ था पेवमेंट में ही जो एन वाला फॉर्मूला है, एन एस बराबर 365 ए 1 + r/100 की पावर n-1 डिवाइड बाई r/100 इंटू एलडीएफ इंटू वीडीएफ इंटू एलएसएफ, उस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखो 3 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे थे हाईवे में, बाकी और भी क्वेश्चन आए थे उसमें, जैसे रोटरी वगैरह के क्वेश्चन थे उसमें, बट ये 3 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चंस पूछता है, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये जो कॉन्सेप्ट की वेस्टरगार्ड इज द पाइनियर इन ऑल दीज थिंग्स, वेस्टरगार्ड ने किस तरीके से पेवमेंट को एनालाइज किया, पेवमेंट को, कि वो मान सकते हैं कि जैसे ये एक थिन शीट है जो कि मेड अप ऑफ डेंस फ्लूइड है, जो कि सॉइल सबग्रेड के ऊपर रखी गई है, और जब इस पे व्हील लोड आता है, मतलब इस पे ट्रैफिक आता है, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है,
और उस डिफ्लेक्शन को ये नीचे जो सबग्रेड है वो रजिस्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग रिएक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन है और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, इसको रिलेट किया जा सकता है। तो उन्होंने प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया और एक टर्म डिफाइन किया, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या है? सो इट इज लोड या स्ट्रेस या प्रेशर पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन लिया गया 1.25 mm फॉर द डिफाइनिंग दिस पैरामीटर, फॉर द डिफिनेशन ऑफ दिस पैरामीटर। तो उन्होंने जो रिलेटिव स्टिफनेस है उसका एक मेजर लिया, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस मींस जो पेवमेंट का डिफ्लेक्शन है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ सबग्रेड एज वेल। तो इसके हिसाब से उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया जिसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इस टर्म में भी उन्होंने के का यूज किया। फिर उसके बाद एक और टर्म उन्होंने डिफाइन किया जिसको बोल रहे हैं इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, क्योंकि कुछ अगर अंदर एज या कॉर्नर से अंदर अगर व्हील लोड होगा तो स्लैब तो बहुत बड़ी है, 3.5 गुणे 4.5 मीटर की है, पूरे एरिया की कर्वेचर प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि व्हील बहुत ही कम एरिया में होगा। तो रेडियल डायरेक्शंस में कितने दूर में इन्फ्लुएंस है, कितनी दूर में ये बोल सकते हो कर्वेचर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोला गया कि ये बोल सकते हो इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन है, दैट एरिया वेयर कर्वेचर इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ स्लैब। और उसको बी से उन्होंने डिफाइन किया। बी का फॉर्मूला दिया उन्होंने √1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और माइनस 0.675 h, और ये वैल्यू होगी जब, यही ना, ये वैल्यू होगी जब h की वैल्यू, सॉरी जब a की वैल्यू 1.724 h से कम है, अदरवाइज ये वैल्यू इतनी ले लेंगे। तो ये सब हमने कल पढ़ा था, ये हमने कल डिफाइन किया था। अब वेस्टरगार्ड ने ही ये स्ट्रेसेस का फॉर्मूला निकाल के दिया। वेस्टरगार्ड ने 3 जोन्स में इस पेवमेंट को कैटेगराइज किया, कॉर्नर, एज और इंटीरियर, और ये 3 फॉर्मूले दिए। पर ये जो 3 फॉर्मूले हैं इससे जो वैल्यू निकल के किताब पढ़ोगे तो क्वेश्चन एक सॉल्व करेगा और क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा देखो अब क्वेश्चन में ये सीखने को मिलता है कि जो वेस्टरगार्ड ने ये फॉर्मूले दिए हैं, इन फॉर्मूले से एज पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है स्ट्रेस की, व्हील लोड स्ट्रेस की, और कॉर्नर पे इंटरमीडिएट और इंटीरियर्स पे मिनिमम। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि कॉर्नर विल बी मैक्सिमम, इंटरमीडिएट विल बी एज एंड मिनिमम विल बी एट इंटीरियर। तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला मॉडिफाई किया गया टेलर एंड केली के द्वारा, और ये फॉर्मूले दिए गए फॉर एज एंड कॉर्नर रीजन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये गिवन है बाय टेलर्स एंड दिस इज गिवन बाय केली। ये फॉर्मूले में जो यूनिट्स है वो आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें हमने अभी तक की, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट व्हील लोड स्ट्रेस। फिर हेडिंग डालिए टेम्परेचर स्ट्रेस। दूसरा हेडिंग डालिए, या टेम्परेचर स्ट्रेस छोड़िए, डालिए आप सेकंड वार्पिंग स्ट्रेस। तीनों हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ सेकंड इज वार्पिंग स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस अभी समझाऊंगा मैं आपको एक्चुअली कैसे हो रहा है, थोड़ा वेट करो अभी कि कहां पे कैसे जनरेट हो रहा है। अभी बस मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। नाउ दिस फॉर्मूला, अच्छा ये है क्यों, ये बता चुका हूं आपको। सो दिस इज ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ये डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। इसकी वैल्यू दी गई एच पर ब्रैडबरी। सो एच पर ब्रैडबरी, एच पर ब्रैडबरीज। तो दिस फॉर्मूला इज एस टी। टी यूज कर रहा हूं टर्म, जैसे मैंने एस यूज किया, देखो एस, देखो एस मैंने यूज किया फॉर स्ट्रेस, और व्हील लोड स्ट्रेस को मैंने इंटीरियर के लिए एस आई, एज के लिए एस ई, और सी कॉर्नर के लिए यूज किया। अब टेम्परेचर स्ट्रेस है तो टेम्परेचर स्ट्रेस को मैं एस टी से रिप्रेजेंट करूंगा। एस टी मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस, बेसिकली जो वार्पिंग स्ट्रेस है। फ्रिक्शनल स्ट्रेस को मैं एस एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो एस टी, और ये भी आई, आई मींस इंटीरियर में, ये वैल्यू भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। एंड दिस फॉर्मूला इज ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, सी एक्स प्लस म्यू सी वाई, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं क्योंकि, डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर। नाउ दिस इज एज पर ब्रैडबरी। फॉर्मूला का नाम लिख देगा कई बार कि ब्रैडबरी फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बताओ। सो दिस इज वार्पिंग स्ट्रेस। दिस इज वार्पिंग स्ट्रेस एट द इंटीरियर पोर्शन। एस टी आई लिखा है मैंने, एस टी आई लिखा है, ठीक है, इंटीरियर पोर्शन के लिए है ये। फिर एज के लिए एस टी ई, अगेन इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ सी एक्स ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2, और सी वाई ई अल्फा टी डिवाइड बाई 2। दिस वैल्यू
दिस इज फॉर एज रीजन, ये एज पे वार्पिंग स्ट्रेस है, दिस इज एट एज रीजन। और कॉर्नर पे एस टी सी, अगेन इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया गया, ई अल्फा, अरे यार, ई अल्फा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू रूट ऑफ ए बाई एल। ये तीन फॉर्मूले दिए गए फॉर वार्पिंग स्ट्रेस। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है स्पेशली, ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एस टी आई इंटीरियर पे क्या दिया गया है, ई अल्फा टी डिवाइड बाई 2 CX प्लस म्यू सी वाई डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर। और एज पे क्या दिया गया है, एस टी ई, एज पे मैक्सिमम ऑफ CX E alpha t डिवाइड बाई 2 और CY E alpha 2 एस टी सी कॉर्नर पे क्या दिया गया, E alpha t डिवाइड बाई 3 1 माइनस म्यू इंटू रूट ऑफ A बाई L। ठीक है, इसमें लिखिए वेयर अल्फा क्या है, सो अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टी क्या है, सो इट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लैब, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड bottom of slab. It is temperature difference between top and bottom of slab. Mu is Poisson's ratio. Mu is Poisson's ratio. ठीक है, and Cx comma Cy is Bradbury's coefficient. Bradbury's coefficients. Coefficients based on Lx by L and Ly by L ratio. Based on Lx by L and Ly by L ratio। यहां पे Lx क्या है, सो दिस इज स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स, स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स। Ly क्या है, सो इट इज स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स, स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स। Ly और L क्या है, L इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, L इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस।
कॉफी बनाओगे अच्छी सी। कॉफी। हाँ, मिल जाएगी। बनाओ बढ़िया से बनाना, जैसे तुमको अच्छी लगती हो। चीनी ज्यादा मत डालना। आगे बढ़े, ठीक है। नाउ वार्पिंग स्ट्रेसेज का ये फॉर्मूला है। वार्पिंग स्ट्रेसेज अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। पहले फॉर्मूले हम देख लेते हैं, अभी वेट करना है, डायग्राम वगैरह बना के अभी आपको सिखाता हूं मैं। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज एज पर ब्रैडबरी। वार्पिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां पे होगी? इंटीरियर पे। सबसे कम कहां पे होगी? कॉर्नर्स पे। क्योंकि वार्पिंग स्ट्रेस एक तरीके की थर्मल स्ट्रेस है, टेम्परेचर स्ट्रेस है। और थर्मल स्ट्रेस तभी ज्यादा प्रोड्यूस होता है जब चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड होता है, मतलब रिस्ट्रेनमेंट अगर ज्यादा होगा तो जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो कॉर्नर्स है दे आर समवॉट फ्री टू लिफ्ट अप, उनकी वार्पिंग होगी तो वो ऊपर उठ जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई द स्ट्रेस, जो वार्पिंग स्ट्रेस है वो वहां पे कम होगी। इंटीरियर जो है सबसे ज्यादा कन्फाइंड है, सबसे ज्यादा वो रिस्ट्रेन्ड है, चारों तरफ से कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो उनमें जो चेंज इन लेंथ होगा यानी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज क्वाइट रिस्ट्रेन्ड, दैट इज क्वाइट प्रिवेंटेड। तो वहां पे ये जो वार्पिंग स्ट्रेस है या जो वन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस है विच इज ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वो मिनिमम सॉरी मैक्सिमम होगी। व्हील लोड स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे था? कॉर्नर पे। मिनिमम कहां पे था? इंटीरियर पे। इंटरमीडिएट कहां पे था? एज पे। लेकिन जो वार्पिंग स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहां पे? उल्टा हो गया, मैक्सिमम कहां पे? इंटीरियर पे। मिनिमम कहां पे? कॉर्नर पे। और इंटरमीडिएट एट एज। ये वैल्यू है, ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, सेम मतलब है, सेम यूनिट्स है। ये टर्म्स लिख दिए कि अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लैब, म्यू इज पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का पॉइजन रेशियो है जिससे ये स्लैब बनी हुई है। दिस कैन बी टेकन एज 0.15। और Cx and Cy they are called as Bradbury's coefficients. They are based on Lx by Ly, Lx by L या फिर Ly by L. This is small l, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। Lx by L या फिर Ly by L रेशियो। जहां पे Lx क्या है? Lx इज स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स ज्वाइंट एंड Ly इज स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स। इट डज नॉट मैटर, दे आर इंटरचेंजेबल, आप कोई सा भी यूज करो, कोई सा भी एक बोल दो। पर पता होना चाहिए कि Lx और Ly क्या है? ये स्पेसिंग बिटवीन ज्वाइंट्स है, एक ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स के बीच की स्पेसिंग है, एक लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स के बीच की स्पेसिंग है। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल। इस फॉर्मूले में आप Lx की जगह Ly रख दो, Ly की जगह Lx रख दो, द आंसर विल नॉट चेंज। एल इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ये वैल्यू भी इन सेंटीमीटर आपको प्लेस करनी है। ये मैंने एक पेवमेंट बनाई, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो जो स्लैब होती है उसमें तरह तरह के ज्वाइंट्स दिए जाते हैं, अभी आगे आपको सिखाऊंगा। देयर विल बी नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, मल्टीपल ज्वाइंट्स अलोंग द जो लेंथ ऑफ ज्वाइंट है, जिधर ट्रैफिक मूव कर रहा है उधर जो ज्वाइंट है उसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। जैसे ये जो ज्वाइंट है देखो, ये दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो इसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। या अलोंग द लेंथ ऑफ स्लैब है, ये जो स्लैब है इसकी लेंथ के अलोंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट बोल रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स होंगे जो भी अलोंग द विड्थ होंगे, ये दीज विल बी नंबर ऑफ ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स। जैसे कि एक्सपेंशन ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, अभी बताऊंगा मैं आपको, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स विल बी देयर। सो दीज आर ट्रांसवर्स ज्वाइंट। जो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स के बीच की स्पेसिंग है उसको Ly बोला है या Lx, डज नॉट मैटर। और जो ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स के बीच की स्पेसिंग है उसको Lx बोला है। नीचे लिख दिया है कि जो टेम्परेचर स्ट्रेस है कॉर्नर पे मिनिमम है और इंटीरियर्स पे मैक्सिमम है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो थ्योरी आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूले भूल जाओगे, मुझे पूरा यकीन है, मैं खुद भूल जाता हूँ कई बार रिवाइज करने के बाद, क्योंकि हाईली इंपेरिकल फॉर्मूला है, कितना याद कर पाओगे, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? एग्जाम से पहले देख के जाओ ये वाले फॉर्मूले, लेकिन आप याद रख सकते हो, सोच विचार के आप मेमोराइज कर सकते हो, लिखोगे तो लिख लोगे, ठीक है। बाकी ये जो थ्योरी बता रहा हूं मैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये जो Cx या Cy है, जो ब्रैडबरीज कोफिशिएंट है, दे आर बेस्ड ऑन Lx बाई एल या फिर Ly बाई एल रेशियो। जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने इनका, Lx बाई एल और Ly बाई एल के बेसिस पे Cx या Cy की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। Cx इज फंक्शन ऑफ, यू कैन से Lx बाई एल रेशियो। नाउ एक नोट लिखिए नीचे, या एक पॉइंट लिखिए, नोट या पॉइंट जो भी लिखना है, एक पॉइंट लिखिए। सिंस कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट अप, सिंस कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट अप, सिंस कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट अप, therefore warping stresses at corner, therefore warping stress at corner is minimum, therefore warping stress at corner is minimum, therefore warping stress at corner
is minimum, comma, maximum at interiors and at edges, intermediate at edges, intermediate at edges. ठीक है, ये हमने कर लिया दूसरा वार्पिंग स्ट्रेस. नाउ थर्ड वन इज फ्रिक्शनल स्ट्रेस, सेकेंड फॉर्म ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस. दिस इज फ्रिक्शनल स्ट्रेस. फ्रिक्शनल stress. Now, this is due to seasonal variation of temperature. This is due to seasonal variation, of temperature. This is due to seasonal variation of temperature. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर की बात करूं, एक पेवमेंट बनाता हूं मैं.
बनाइए इसको। बनाइए। बन गया। पहली चीज तो चाहे टॉप है या बॉटम है, इन विंटर्स इट विल बी इन टेंशन। टॉप और बॉटम दोनों ही पे टेंशन है इन विंटर्स। ठीक है। फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड है, क्या लिख सकता हूं मैं? फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड। फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड कितना होगा? सो इट विल बी एफ इंटू वेट ऑफ हाफ स्लैब। एफ इंटू वेट ऑफ हाफ स्लैब। ठीक है। देखो, समझो पहले हो क्या रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे करते हैं। देखो, ड्यूरिंग विंटर्स क्या होगा? पूरी की पूरी ये जो पेवमेंट है, पूरी की पूरी स्लैब जो है ये ठंडी हो जाएगी। टेम्परेचर रिड्यूस होगा, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब इधर देखो मेरी तरफ, ये स्लैब है, ये मान लो बीच में स्लैब है, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, ये बीच में स्लैब है, इसके नीचे सबग्रेड है, ऊपर ट्रैफिक मूव करेगा, दिस इज आवर स्लैब। तो विंटर्स में ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट तो हो रही है, पर क्या ये फ्री कॉन्ट्रैक्शन है? नहीं, नीचे से जो मटेरियल है सबग्रेड, वो रजिस्ट कर रहा होगा। वो फ्रिक्शन के फॉर्म में इस कॉन्ट्रैक्शन को, जो ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इस कॉन्ट्रैक्शन को रजिस्ट कर रहा होगा। ये ऐसी ही बात है जैसे सपोज करो ये मैंने एक कंपोजिट बार बनाया, सपोज करो दिस इज ऑफ कॉपर एंड दिस इज ऑफ स्टील, ये यहां पे रिजिडली ग्लूड है, रिजिडली कनेक्टेड है। अगर मैं इनको साथ में हीट अप करूं, लेट्स से कि टेंपरेचर को डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने इंक्रीज कर दी, तो होगा क्या? जो अल्फा कॉपर है दिस इज मोर देन अल्फा स्टील, मतलब जो चेंज इन लेंथ है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी। एल तो दोनों का सेम ही है, डेल्टा टी सेम है, तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसमें एक्सपेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे कॉपर का यहां पे मैंने लिखा कि अल्फा ज्यादा है, तो कॉपर लेट से कि इस तरीके से कुछ एक्सपेंड होना चाह रहा है इतना, ये कॉपर का डेल्टा एल हो गया। स्टील का चूंकि थर्मल कोफिशिएंट कम है, तो ये कुछ कम ही एक्सपेंड करना चाह रहा है, लेट से कि ये इतना ही एक्सपेंड करना चाह रहा है, दिस इज डेल्टा एल ऑफ स्टील। अल्फा कॉपर जो है वो ज्यादा है अल्फा स्टील से, तो जो डेल्टा एल कॉपर है दिस इज मोर देन डेल्टा एल स्टील से। पर ये ऐसा हो थोड़ी ना पा रहा है, ये तो तब होता जब ये यहां से रिजिडली कनेक्टेड नहीं होते। यहां पे मैंने इनको ग्लूड कर दिया है या रिजिडली कनेक्ट कर दिया है, रिजिडली कनेक्ट कर दिया है या लैमिनेटेड कर दिया है, ये तरह तरह के शब्द यूज करता है, लैमिनेटेड कर दिया है। तो जब ये आपस में ग्लूड है, सेम यही कॉन्सेप्ट रिइंफोर्समेंट में भी आप सोच समझ सकते हो, पर वहां पे थर्मल कोफिशिएंट बराबर है, उसका भी रीजन यहां से समझ सकते हो आप। तो ये दोनों ग्लूड हैं, कॉपर है एक बार, एक रॉड, और एक है स्टील, दोनों चिपके हुए हैं। अब दोनों जब एक्सपैंड करेंगे, तो चूंकि दोनों का थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग है, दोनों में एक्सपेंशन अलग अलग होगा। लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों रिजिडली कनेक्टेड है। कंपैटिबिलिटी कंडीशन, जो रिलेशनशिप है डिफॉर्मेशन में आप स्टैब्लिश कर सकते हो कि जो फाइनल चेंज इन लेंथ है वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही ग्लूड टुगेदर है, दोनों ही बोल सकते हो रिजिडली कनेक्टेड है, सो दे विल बी एक्सपेंडेड और एक्सपेंडिंग और कॉन्टैक्टिंग विद सेम अमाउंट, प्रॉपर बॉन्ड है उनके बीच में चूंकि, तो रिलेटिव स्लिप तो हो नहीं पाएगा। तो होगा क्या? देखो, ये
जो कॉपर है ये ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो ये चाहेगा कि स्टील भी कुछ इसके साथ एक्सपेंड कर जाए, ज्यादा एक्सपेंड कर जाए। तो देखो जो स्टील है जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम है उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। नाउ दीज आर टेंसाइल स्ट्रेसेस। लेकिन स्टील जिसका एक्सपेंशन कम हो रहा है और कॉपर के साथ बॉन्डेड है ये, तो ये चाहेगा कि कॉपर में इतना एक्सपेंशन ना हो, कुछ कम हो, तो ये कॉपर पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस लगाएगा, समथिंग लाइक दिस, दिस इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। जिसका थर्मल कोफिशिएंट ज्यादा है उस पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आई टेंपरेचर बढ़ाने से, जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम है उस पर टेंसाइल स्ट्रेस आई। और फाइनली क्या होगा, तो फाइनली कुछ चेंज इन लेंथ ये होगा, दोनों में सेम होगा। दिस इज द चेंज इन लेंथ फाइनल, डेल्टा एल एक्चुअल जो हो रहा है। और वो कॉपर चाहे हो, चाहे ये देखो कॉपर है और चाहे ये देखो स्टील है, वो दोनों में ही बराबर प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो कॉपर ज्यादा एक्सपैंड करना चाह रहा था उसको स्टील ने कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगा के कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, और जो स्टील कम एक्सपैंड करना चाह रहा था इसको कॉपर ने कुछ टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा के एक्सपैंड। तो फाइनली कुछ यहां पे ये एक फाइनल चेंज इन लेंथ होगा। और कंपैटिबिलिटी आपको पता है कि जो डेल्टा एल कॉपर का है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील। दिस इज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी कंडीशन आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, रिलेशनशिप बिटवीन डिफॉर्मेशंस। तो ये डिफॉर्मेशंस विल बी कंसिस्टेंट बिकॉज सिंस दे आर प्रॉपर्ली बॉन्डेड टुगेदर, सिंस दे आर प्रॉपर्ली बॉन्डेड टुगेदर द फाइनल चेंज इन लेंथ विल बी सेम। ठीक है। अगर अगर ये दोनों ऐसे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे होते पर यहां पे बॉन्डेड नहीं होते, बस दे सिंपली प्लेस्ड ओवर ईच अदर है, तो कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट होगी। ये ज्यादा एक्सपेंड कर गया होता, ये कम एक्सपेंड कर दिया होता, दोनों का कोई आपस में रिश्ता नहीं, तो जो कोई स्ट्रेस मतलब इस पे भी कोई स्ट्रेस नहीं आती और इस पे भी कोई स्ट्रेस नहीं आती। थर्मल स्ट्रेस तभी प्रोड्यूस हो रही है जब चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड है, जब फ्री एक्सपेंशन प्रिवेंटेड है। अब और रिवाइज करने के बाद यहां आओ फिर से, जो हमारी स्लैब है, स्लैब विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। कितना होगा दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन इट्स अल्फा वैल्यू, मींस इट्स थर्मल कोफिशिएंट वैल्यू। लेकिन क्या ये फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे जो सबग्रेड है उससे ये कुछ बॉन्डेड है, कुछ ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ है। दे आर समवॉट बॉन्डेड टुगेदर, नॉट रिजिड कनेक्शन बट दे आर समवॉट बॉन्डेड। मतलब ये जो नीचे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जो सबग्रेड फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो फ्रिक्शन इस कॉन्ट्रैक्शन को होने नहीं देगा। होने नहीं देगा मतलब ये रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्लैब का, इसकी वजह से बॉटम जो सबग्रेड है, जो फ्रिक्शन जहां पे है, वो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो स्ट्रेसेज जनरेट हो रही है वो कैसी हो रही है? टेंसाइल स्ट्रेस। और वो स्ट्रेसेज मैक्सिमम कहां पे है? मैक्सिमम एट द बॉटम। दे आर मैक्सिमम एट द बॉटम एंड मिनिमम एट द यू कैन से टॉप। वो सबसे ज्यादा कहां पे है? तो अगर मैं ये वेरिएशन शो करूं तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां पे है? बॉटम पे। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं कम होती जा रही है। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहां पे है? बॉटम। ये फ्रिक्शनल स्ट्रेस है। पर फॉर कैलकुलेशन हम बोलेंगे कि थ्रू आउट ये कांस्टेंट है, मतलब पूरी डेप्थ में हम इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड खुद ही का बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जो वार्पिंग स्ट्रेस है या व्हील लोड स्ट्रेस है। फ्रिक्शन स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होगा, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, कि हम बोल रहे हैं पूरी डेप्थ में कांस्टेंट जनरेट होगी। क्यों जनरेट हो रही है? क्योंकि नीचे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। नेचर क्या है? विंटर्स में टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, समर्स में क्या होंगी? समर्स में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। विंटर्स में टेंसाइल, समर्स में कंप्रेसिव। अब अगर मैं निकालना चाहूं कि कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ, तो आपने बचपन में पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये स्लैब कुछ ऐसे एक्सपेंड करेगी, सेंटर का एक पॉइंट होगा जिसमें कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, देयर विल बी द स्ट्रेसेज मैक्सिमम। ये कुछ एक्सपेंड कर रही है, आधी इधर आधी इधर। ये जो स्लैब है अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये कुछ इधर भी फैल रही है और इधर भी फैल रही है। सेंटर वाला जो पॉइंट है इस पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे किनारे जाओगे स्ट्रेस कम होगी, क्योंकि कुछ फ्री होती जाएगी स्लैब, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रेलवे में भी मैं यूज करूंगा ब्रीदिंग लेंथ के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो यहां पे ये स्ट्रेसेज मैक्सिमम है, और कितनी होगी? तो वो फोर्स पे डेवलप करेगा। थर्मल स्ट्रेस कैसी है? नॉर्मल स्ट्रेस है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगती है। जो ये थर्मल स्ट्रेस मैंने बताया यहाँ पे, ये कहां लग रहा है? ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शेयर नहीं है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे मैंने शो किया कुछ इस तरीके से। और मैंने क्या शो किया कि स्लैब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे स्ट्रेसेस नहीं शो की, तो एक्चुअली स्ट्रेसेस कैसी होंगी? टेंसाइल इन नेचर। और फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा उसके हिसाब से स्ट्रेस जनरेट होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन आधे के लिए कितना होगा? हाफ वेट ऑफ स्लैब।
तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है, मैं बोल सकता हूं इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। पहले तो मैं यही लिख दे रहा हूं, तो आई कैन राइट दिस एफ इंटू, ये हाफ का वेट बताओ तो हाफ का वॉल्यूम इंटू, अगर मैं डेंसिटी करूंगा तो वेट आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, देखो इसका Lx इंटू एल वाई, इनफैक्ट Lx बाई 2 है आधा, इंटू एल वाई और इंटू हाइट कितनी है h, ये वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम इंटू जब मैं डेंसिटी करूंगा वेट डेंसिटी, तो वेट निकल के आ जाएगा। इतने फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वजह से स्लैब में टेंशन प्रोड्यूस होगा। क्या बोला मैंने, तो इधर देखो फिर से एक बार, और एक और चीज समझाता हूं। ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया, तो ये जो मेंबर है, ये जो बीम है, सपोज करो जो भी ये मेंबर है, ये एक्सपैंड करना चाह रहा है। दिस इज ट्राइंग टू एक्सपैंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन टेम्परेचर। इसकी नॉर्मल टेंडेंसी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि एक्सपैंड करना चाह रहा है। पर क्या ये एक्सपैंड करेगा? नहीं, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, इट विल नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। यहां पे डेल्टा बोल सकते हो, जो डिफ्लेक्शन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, वो जीरो है। इनफैक्ट यहाँ पे थीटा भी जीरो है। फिक्स जो सपोर्ट है, देयर विल नॉट बी एनी रोटेशन, देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसलेशन, ना ये इधर इधर मूव करेगा मेंबर, ना ऊपर नीचे मूव करेगा। फिक्स सपोर्ट का मतलब तुमको पता होगा। तो ये चाह तो रहा है एक्सपेंड करना, पर कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट इस पे कंप्रेशन लगा देगा। सपोर्ट इस पे, ये कंप्रेसिव, ये सपोर्ट रिएक्शन है पी, ये सपोर्ट रिएक्शन है पी, जो कि इस पे कंप्रेशन लगा देगा। अगर मैं बोलूं तो जो डेल्टा एल था वो कितना था? एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी ये था, दिस वाज डेल्टा एल। डेल्टा एल है कि नहीं? और अगर मैं ये डेल्टा एल बोलूं, ये चेंज इन लेंथ है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। और डेल्टा एल डैश अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं पी एल डिवाइड बाई ए, एक्सियल डिफ्लेक्शन। ये पी क्या कर रहा है? इस मेंबर को दबा रहा है कितना? जितना ये थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तभी तो फाइनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एच कितना है? जीरो है। तो अगर मैं बोलूं कंपैटिबिलिटी, तो यहां पे कंपैटिबिलिटी क्या है कि अगेन नेट चेंज इन लेंथ विल बी जीरो। कंपैटिबिलिटी क्या है कि डेल्टा एल जो फाइनल है दैट शुड बी जीरो, यानी डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल डैश होना चाहिए। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? एल अल्फा डेल्टा टी बराबर पी एल डिवाइडेड बाई ए ई। पी बाई ए इज स्ट्रेस, इसको बोल देता हूं मैं थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज से ही आया। तो मैं थर्मल स्ट्रेस कैसे लिख सकता हूं? देखो एल से एल कट गया, ए मल्टीप्लाई किया, ई अल्फा डेल्टा टी। यही तुमने पढ़ा होगा, यहीं से पैदा हुआ ये। अगर तुमने इसको ऐसे सीखा है तो गलत सीखा है। देखो, तुमने सीखा है अगर कि डेल्टा एल है एल अल्फा डेल्टा टी, तो थर्मल स्ट्रेन है एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, दिस विल बी अल्फा डेल्टा टी। और तुमको हुक्स लॉ से पता है कि स्ट्रेस होता है, थर्मल स्ट्रेस विल बी ई इंटू अपसाइलन थर्मल, तो ये ई अल्फा डेल्टा टी। वैल्यू तो सेम आ रहा है, ई अल्फा डेल्टा टी। देखो थर्मल स्ट्रेस यहां पे भी ई अल्फा डेल्टा टी है, यहां पे भी ई अल्फा डेल्टा टी। पर ये गलत अप्रोच है, ये ट्रू चीज नहीं है। एक्चुअली ये मैकेनिक्स ऐसी है नहीं, है कुछ ऐसा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये एक्सपेंड करना चाह रहा है, पर सपोर्ट की प्रॉपर्टी है कि सपोर्ट यील्ड नहीं करेगा, फिक्स इन नेचर है। तो ये उतना ही कंप्रेसिव रिएक्शन लगा के इसके फाइनल एक्सपेंशन को रोक लेगा, बोलेगा कि फाइनल एक्सपेंशन कितना है? जीरो है। इसकी वजह से जो ये स्ट्रेसेज, ये तो फोर्स है ना, जो स्ट्रेसेज प्रोड्यूस हो रही है उसको बोला थर्मल स्ट्रेसेज। और यहां पे थर्मल स्ट्रेसेज क्या है? तो दे आर कंप्रेसिव। ये जो मेंबर है ये सपोर्ट इसको कंप्रेस कर रहा है, इसके फ्री एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको दबा रहा है। तो इसमें स्ट्रेस का नेचर क्या है? कंप्रेसिव इन नेचर। थर्मल स्ट्रेस कैसी है? कंप्रेसिव। फिर से आओ यहां पे, विंटर में ये स्लैब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन नीचे जो बेस है वो रफ है, तो वो इसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पूरी स्लैब है टॉप से बॉटम तक वो टेंशन में आ गई है। फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन इतना डेवलप होगा। और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। कितनी होंगी? फोर्स बाई एरिया। तो लिख सकता हूं मैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एस एफ स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ड्यू टू दिस frictional force SF stress is induced at the center of slab, at the center of slab, at the center of slab। और मैं स्ट्रेस कैसे निकाल सकता हूं इससे? तो फोर्स बाई एरिया, फोर्स कितना है? F इंटू एल एक्स डिवाइड बाई टू इंटू एल वाई डिवाइड बाई टू इंटू एच इंटू गामा डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो देखो ये थर्मल स्ट्रेस कितने एरिया पे दिखाया है मैंने, ये एरिया जो शेड किया इस एरिया पे लग रहा होगा, ये कितना है, दिस इज एल वाई एंड दिस इज एल एक्स बाई, सॉरी दिस इज एल वाई एंड दिस इज एच। ये जो एरिया है ये कितना है, एल वाई, और ये हाइट कितनी है, एच। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस, दिस विल बी एरिया, फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, सो दिस इज एल वाई इंटू एच। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, एच से एच कट गया, एल वाई, सॉरी एल वाई बाई टू नहीं होगा, दिस इज सिंपली एल वाई से एल वाई कट गया। तो ये एस एफ कितना निकल के आ गया, दिस इज एफ इंटू एल एक्स बाई टू और इंटू गामा। ये तुमको याद रखना है, इस पे खूब क्वेश्चन आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पिछला नहीं याद रख सकते हो पर ये याद रख सकते हो, 30 सेकंड में डिराइव भी कर सकते हो। सो दिस इज फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन इन द फ्री एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अभी विंटर की बात कर रहे हैं तो फ्री कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी दिस मच स्ट्रेस इज बीइंग जनरेटेड, और ये स्ट्रेस किसकी बेस जनरेट हो रही है, बिकॉज द बॉटम ऑफ स्लैब इज इन कॉन्टैक्ट विद सबग्रेड एंड देयर इज जनरेशन ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये स्मूथ कॉन्टैक्ट होता, फ्री एक्सपेंशन हो सकता, स्मूथ दोनों का ये इंटरफेस होता, फ्रिक्शन लेस होता, तो ये थर्मल स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, पर चूंकि रिस्ट्रेनमेंट है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है। और कैसी, विंटर में टेंसाइल इन नेचर, ऊपर से नीचे तक वेरिएशन है पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं कि थ्रू आउट टेंसाइल इन नेचर है, मैग्नीट्यूड कितना है। नोट करिए इसको, नोट करिए इसको, इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे बार बार यूज करूंगा। जनरली एक सभ्यता होती है कि जो कांस्टेंट है मटेरियल प्रॉपर्टी उसको पहले लिखा जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, गामा इंटू एफ इंटू एल एक्स बाई टू, गामा इंटू एफ इंटू या एफ इंटू गामा इंटू एल एक्स बाई टू। आई होप इट इज क्लियर। वेरिएबल्स को लास्ट लास्ट में लिखते हैं मोस्टली। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो दीज आर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। अब मैं समर में बात करने जा रहा हूं, तो ये हो गया, आपने आई होप कि लिख लिया है। ये विंटर्स में ये चीज है। अच्छा यहां पे लिख लो, पहले थोड़ी और चीज लिखो, हियर, हियर यहां पे जो एफ है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between सीमेंट कंक्रीट स्लैब एंड सबग्रेड। इसको अथवा इसको कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिस्ट्रेन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिस्ट्रेन भी इसको बोला जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिस्ट्रेन। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। और जो गामा है दैट इज यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। गामा क्या है, तो दिस इज यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ, चूंकि सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है, सो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। और कितनी ले सकते हैं, तो चूंकि आरसीसी है, आरसीसी है तो नहीं, बेसिकली ये पीसीसी होता है, तो 2400 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी हम ले सकते हैं, 2400 kg पर मीटर क्यूब, या गामा लिखा हुआ है तो यू कैन राइट 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पीसीसी में आप 2400 लेते हो, आरसीसी होता तो 2500 ले लेते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद एक पॉइंट लिखिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सब मैं बार बार नहीं रिपीट कर रहा, क्वेश्चन करोगे खुद ही समझ जाओगे क्या पूछता है, इतना भी अनाड़ी नहीं होते क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हर जगह। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए नीचे, व्हाइल एनालाइजिंग फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, while analyzing frictional stresses, while analyzing frictional stresses, no variation of temperature along the thickness of slab is considered. No variation, no variation of temperature along the thickness of slab is considered. No variation of temperature along the thickness of slab is considered. And also SF is considered to be uniformly distributed. And also SF is considered to be uniformly distributed along the length LX, but in actual SF is maximum at the center and zero at the corner. But in actual SF is maximum at the center and zero at the corner. SF is maximum at the center and zero at the corner. ठीक है, ड्यूरिंग समर क्या होगा, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
ड्यूरिंग समर लिख लो नीचे, ड्यूरिंग समर। सो जो टॉप या बॉटम है इन समर्स, दिस इंटायर टॉप या बॉटम विल बी इन कंप्रेशन, इट विल बी अंडर कंप्रेशन। और एस एफ का वैल्यू सेम है, क्या है? सो इट इज एफ इंटू गामा इंटू एल एक्स। वैल्यू इज सेम, फॉर्मूला डेरिवेशन इज सेम, जस्ट नेचर इज चेंज। नाउ इट विल बी कंप्रेसिव। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से समर्स में जो स्लैब है वो एक्सपैंड करना चाहेगी, बट फ्री एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड बाय द फ्रिक्शन जनरेटेड एट द इंटरफेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द स्लैब। मैग्नीट्यूड ये इतना है। ठीक है, चलिए नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, पुट हेडिंग नेचर ऑफ स्ट्रेसेज। पुट हेडिंग नेचर ऑफ स्ट्रेसेज। नेचर ऑफ स्ट्रेसेज, नेचर ऑफ स्ट्रेसेज, जो स्ट्रेसेज है उनका नेचर कैसा होगा, तो वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहले व्हील लोड स्ट्रेस, सबसे पहले व्हील लोड स्ट्रेस। व्हील लोड स्ट्रेस में भी फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट इंटीरियर्स या एजेज, फर्स्ट इंटीरियर्स और एजेज, फर्स्ट इंटीरियर्स और एजेज। तो जो इंटीरियर्स है या एजेज है उसकी वजह से सैगिंग प्रोड्यूस होगी। इमेजिन करके देखो, जब पहिया आएगा व्हील लोड इंटीरियर है एज में, तो पेवमेंट सैग करेगी, द पेवमेंट विल बी सैगिंग, इट विल बी सैगिंग। इट विल बी सैगिंग लाइक दिस। जो व्हील लोड है, व्हील लोड की वजह से जो पेवमेंट है इट विल सैग लाइक दिस, इसकी सैगिंग हो जाएगी। ठीक है, दिस इज एच, और इसकी वजह से क्या होगा? सो द टॉप विल बी इन कंप्रेशन, सैगिंग में आपको पता है टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में क्या होगा? टेंशन। बॉटम में टेंशन, कुछ इसमें समझाने वाला नहीं। इधर देखो, इधर देखो, ये एक एज है, ये रोड में अगर ऐसे ट्रैफिक चल रहा है, देखो ये कॉपी ऐसे ऐसे ट्रैफिक चल रहा है, तो अगर कोई पहिया यहां आएगा, देखो ये दबाएगा, ऐसे सैग कराएगा, तो सैगिंग में क्या होगा? बॉटम फाइबर्स में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेज और टॉप फाइबर्स में कंप्रेसिव स्ट्रेसेज। ये व्हील लोड स्ट्रेस का नेचर है। यहां पे देखो एज में अगर यहां पे ऐसे दबेगा, देखो ये सैग करेगी, इस सैगिंग की वजह से अगेन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन। कॉर्नर्स में ऐसा नहीं होगा, कॉर्नर्स में ये हॉगिंग होगी। कॉर्नर्स में अगर पहिया आएगा तो इस स्लैब को ऐसे नीचे दबाएगा, तो इसकी वजह से हॉगिंग होगी, मतलब टॉप के फाइबर्स में टेंशन और बॉटम के फाइबर्स में कंप्रेशन जनरेट होगा। तो जो व्हील लोड स्ट्रेस है उसका नेचर कैसा है? एज और इंटीरियर पे देखोगे तो जो टॉप है इट विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड बॉटम विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन। और अगर कॉर्नर्स की बात करोगे तो कॉर्नर्स में हॉगिंग होगी और ये पलट जाएगा। मैं डायग्राम बनाता हूं। सो बी, अगर कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर, तो कॉर्नर में हॉगिंग होगी, कॉर्नर में हॉगिंग होगी, समथिंग लाइक दिस। कॉर्नर्स में हॉगिंग होगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हॉग करेगा। तो इस हॉगिंग की वजह से क्या होगा? जो टॉप है, टॉप में देयर विल बी टेंशन, टॉप में टेंशन, और जो बॉटम है, बॉटम में देयर विल बी कंप्रेशन, बॉटम में देयर विल बी कंप्रेशन। बिकॉज ऑफ दिस कॉर्नर पे ये ऐसा होगा। यहां पे व्हील लोड शो कर दे रहा हूं, दिस इज व्हील लोड। कॉर्नर पे जब व्हील लोड आएगा तो हॉगिंग होगी। वैसे तो नीचे सबग्रेड है, कुछ रजिस्ट करेगा, पर इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेज यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा। इंटीरियर के कंपैरिजन में यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो कॉर्नर्स में कहानी पलट गई, अब हॉगिंग हो रही है। टॉप विल बी इन टेंशन एंड बॉटम विल बी इन कंप्रेशन। दिस इज नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेस। ये हमने पहला लिखा, फर्स्ट व्हील लोड स्ट्रेस। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, वार्पिंग स्ट्रेसेज। वार्पिंग स्ट्रेस का नेचर कैसा है? वार्पिंग स्ट्रेस तो समझना है, पहले ध्यान से समझना है।
वार्पिंग स्ट्रेस का नेचर कैसा है आपको पहले समझना है। फर्स्ट आई एम राइटिंग ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में क्या होगा। तो देखो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं मैं, ये बार बार ये क्रॉस, आई होप कि ये सब आपको समझ आता है कौन सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, इतने बकलोल नहीं हो आप लोग। ये क्रॉस सेक्शन, तो अब होगा क्या, अब पेवमेंट की वार्पिंग होगी। वार्पिंग होने का मतलब क्या है, देखो डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में जो सूरज है, सूरज की गर्मी से ऊपर का जो सरफेस है वो तप जाएगा। आई होप कि आपको ये पता ही है कि जो सॉलिड्स हैं उनकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैसेज। जैसे जो सोलर रेडिएशन आता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट जो ग्रीन हाउस गैसेज है जो एब्जॉर्ब कर सकती हैं वो भी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, ज्यादा एनर्जी वाला, वो अर्थ से टकराता है। अर्थ से टकरा के कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगा। जो रिफ्लेक्ट बैक होगा बिकॉज ऑफ लूजनिंग ऑफ इट्स एनर्जी, नाउ इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू लॉन्ग आउटगोइंग, लॉन्ग वेवलेंथ आउटगोइंग रेडिएशंस, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो रिटर्न वेव्स हैं जो वापस जा रही है टकरा के, जो उनकी एनर्जी रिड्यूस हो गई है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे वाटर वेपर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे you can say methane या नाइट्रोजन ऑक्साइड, so they will be absorbing this radiation, this energy, जिसकी वजह से ग्लोब का या अपने इस स्फीयर का, प्लेनेट का टेम्परेचर राइज करता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में ये तो एक साधारण सी बात बताई मैंने कि गैसेज में टेंडेंसी कितनी कम है हीट को एब्जॉर्ब करने की, कर तो रही है पर कंपैरेटिवली कम। लेकिन जो धरती है, धरती तप जाएगी। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल पास पास है, उनमें कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगी, भले ही कितने भी वो नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होंगे, पर हीट ट्रांसफर होगी इन कंपैरिजन टू होगी मोर इन कंपैरिजन टू गैसेज या लिक्विड्स। तो अगर मैं सॉलिड सरफेस की बात करूंगा तो धरती तप जाएगी। धरती तप जाएगी मतलब क्या है, तुमने एक क्वेश्चन हाई स्कूल में पढ़ा होगा 8th क्लास में कि राजस्थान में ठंडियों, रात में बहुत ठंडी पड़ती है और दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो बालू है, जो सैंड है, जो धरती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्विकली हीट अप होती है और क्विकली यू कैन से कूल डाउन भी होती है। तो जो रेत है, जो सैंड है, सैंड पे जब सूरज आएगा तो खूब तपने लगता है, गर्म हो जाएगा। हवा भी गर्म होगी भैया, नीचे तपेगा तो हीटर नीचे चलाओगे तो पानी ऊपर जो आप रखोगे बर्तन में वो गर्म तो होगा ही होगा ना। तो एटमॉस्फेयर ये फ्लूइड है, मान लो ये गैस है, एक बर्तन में भरा हुआ है, पृथ्वी बर्तन है, और नीचे पृथ्वी गर्म करोगे, तुम हीट करोगे सरफेस को, तो ये भी तो कुछ हीटिंग होगी। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हीटिंग। दिस नियर बाई जो अर्थ के सरफेस वाली एयर है, इट इज नॉट हीटेड बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अभी समझाया, रादर इट इज हीटेड बाई आउटगोइंग यू कैन से रेडिएशन। इसको बोलते हैं इट इज हीटेड बाई द हीट सप्लाइड बाई अर्थ, ना कि सूर्य के द्वारा जो एनर्जी आ रही है वही एनर्जी, पर जो सूरज से आ रही है उससे नहीं हीट हो रहा है, जो नीचे अर्थ सप्लाई कर रही है उससे। भैया पृथ्वी गर्म हो गई, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अगर अर्थ गर्म हो गया तो यू कैन अज्यूम कि एक हीटर है, पानी का बर्तन गर्म करते हो तो ये गर्म होता जाएगा, तो ये भी गर्म होता जाता है। इसी वजह से जो ट्रोपोस्फियर होता है, मतलब जो अर्थ के पास वाली एटमॉस्फेयर की लेयर है, वहां पे हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर रिड्यूस करता है, क्योंकि जो ये हीटर, ये भट्टी जो धरती के पास है वो ज्यादा तप रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, साथ में हीटर में यहां ज्यादा गर्म होगा। धीरे धीरे काफी टाइम बाद सारा बराबर गर्म हो जाएगा, बट इन एक्चुअल देयर विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर जाओगे, दूर जाओगे, टेम्परेचर कम होगा। हीटर तापते हो आप ना, जाड़े में आप तापते होगे हीटर या आग जला के, तो आग के पास ज्यादा आपको हीट लगती है, ज्यादा आंच लगती है, दूर जाते हो तो कम लगती है। क्यों? क्योंकि पास में वही सेम चीज, पास में हीटर है तो हीट ट्रांसफर बेहतर हो रहा है, कंडक्शन या कन्वेक्शन बेहतर हो रहा है, तो ये पास वाला ज्यादा गर्म, ऐसे ये पास वाला ज्यादा गर्म, और जैसे दूर जा रहे हैं ये गर्म कम होता जा रहा है। तो ऊपर जाने पे ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर रिड्यूस होता है। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जिस रेट से टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, दैट इज -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाने में करीब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। ये वजह है दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, शिमला में सर्दी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि शिमला हाइट पे है, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है विद इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जो ऊपर लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसमें हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मीजोस्फियर में हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होगा, और उसके ऊपर जो लेयर है थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर, उसमें फिर से हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट के हिसाब से ही ये लेयर्स को आपने क्लासिफाई किया है। बहरहाल इतना मैंने समझाया इसलिए कि धरती तपने से, चूंकि ये नियर बाई एटमॉस्फेयर तप रहा है, इसकी गर्मी नीचे से की जा रही है, इस वजह से नीचे टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर टेम्परेचर कम है। आई होप फील कर पा रहे हो, ठीक है। जो रेगिस्तान है, राजस्थान में जाओगे, रेगिस्तान में जाओगे तो वहां पे गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में तप जाएगी धरती। धरती की टेंडेंसी है कि ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, हवा उतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा,
गर्मियों में जाओगे नंगे पांव पैर आपका जल जाएगा, क्योंकि धरती खूब तपी होती है। थर्मामीटर लगा के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करो और धरती का, तो धरती का टेम्परेचर ज्यादा होगा। आई होप समझ पा रहे हो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं जैसे से मान लो यहां पे मैं कोई चीज गर्म कर रहा हूं, ये रॉड है, मैं यहां से आग लगा गर्म कर रहा हूं, तो आग के पास ज्यादा गर्म होगा, जैसे से दूर जाएगा आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। तो जो पेवमेंट है, दिन के समय सूरज की गर्मी आ रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, टॉप लेयर्स विल बी हीटेन अप। टॉप वाली लेयर्स तो खूब गर्म हो जाएंगी, देखो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे से नीचे आओगे दिस टेम्परेचर विल बी रिड्यूस्ड। जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो ऊपर मान लो T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, नीचे मान लो T2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो T1 डिग्री सेंटीग्रेड है दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर सूरज की गर्मी से ऊपर का सरफेस ज्यादा तप गया है, ज्यादा तप गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, नीचे कम हो गया है। ये कुछ कर्विलिनियर वेरिएशन है, मतलब लीनियरली नहीं बढ़ा या घट रहा है, पर हम अपनी एनालिसिस में इन कैलकुलेशंस इसको लीनियर कंसीडर करेंगे। है तो ये एक्चुअली कर्विलिनियर, ये देखो इट इज नॉट लीनियर, बट हम इसको लीनियर कंसीडर करेंगे इन कैलकुलेशंस। और हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल हीटिंग, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऊपर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, और नीचे टेम्परेचर कम तो नीचे थर्मल एक्सपेंशन कम। तो ये जो स्लैब है ये कुछ इस तरीके से वार्प डाउन हो जाएगी। दिस विल बी वार्प्ड डाउन समथिंग लाइक दिस, इसकी इस तरीके से कुछ वार्पिंग डाउन हो जाएगी। क्योंकि ये देखो जो ये लेयर्स है इनका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, ज्यादा फैल गई, नीचे वाली भी फैल रही है, पर देखो ये ज्यादा फैल गई, नीचे वाली भी फैल रही है, पर उतनी नहीं फैलेंगी, वो कम फैलेंगी। तो जो स्लैब है वो ऐसे वार्प डाउन कर जाएगा, इसकी वार्पिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं मुड़ जाना, वार्पिंग हो जाना। और वार्पिंग किधर हो रही, नीचे की तरफ, तो वार्प डाउन। दिस पेवमेंट इज गोइंग टू बी वार्प डाउन। ठीक है, ये वार्प डाउन हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। पहले तो इतना समझो कि दिन के समय क्या हो रहा है, दिन के समय हीटिंग हो रही है, सूरज की गर्मी से ये पेवमेंट स्लैब तप रही है, और ये जो तप रही है ये ऊपर ज्यादा तपेगी, जैसे से नीचे जाओगे तपेगी तो, पर उतना नहीं तपेगी, तो टेम्परेचर रिलेटिवली कम होगा। और रिलेटिवली कम होने का मतलब है कि ऊपर वाली लेयर्स की लेंथ ज्यादा बढ़ गई है, और नीचे वाली लेयर्स की लेंथ बढ़ी तो है हीटिंग से, पर उतनी हीटिंग नहीं हुई, तो उतनी नहीं बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से पेवमेंट वार्प डाउन हो जाएगा। ऐसे कुछ कर्वेचर, ऐसे पेवमेंट ऐसा था, स्लैब कुछ ऐसे हो जाएगी। अब ये स्लैब ऐसे तो है, पर अगेन ये फ्री एक्सपेंशन नहीं है। क्यों फ्री एक्सपेंशन नहीं है? क्योंकि ये स्लैब वेटलेस नहीं है। ये स्लैब जो है ये वेटलेस थोड़ी ना है, तो जो इस स्लैब का वेट है वो नीचे एक्ट करेगा समथिंग लाइक दिस। इमेजिन करो ये ऐसे स्लैब थी, इसको नीचे से पकड़ के दबाओगे तो ये मुड़ेगी, मुड़ेगी कि नहीं? देखो इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, और वो कैसी होंगी? तो समथिंग लाइक दिस। ऊपर कंप्रेशन जनरेट होगा, ऊपर कंप्रेशन जनरेट होगा, और नीचे टेंशन जनरेट होगा। बेंडिंग स्ट्रेसेज है, ये फ्लेक्चर स्ट्रेसेज वार्पिंग की वजह से। ये देखो ये ऐसे पेवमेंट है, इसको इसका वेट ऐसे दबा रहा है, ये देखो समथिंग लाइक दिस। ये पेवमेंट तुम्हारी ऐसे है, समथिंग लाइक दिस ऐसे है, और इसका ये कुछ ऐसे, और इसका वेट इसको दबा रहा है। तो दबाएगा तो विजुलाइज करो, ये दबेगा तो कैसे होगा? इसको दबाओ, ऐसे खींचो नीचे, तो ये ऊपर वाली जो फाइबर्स है इनमें कंप्रेशन आएगा, और जो नीचे वाले फाइबर्स है ये दबने से इनमें टेंशन आएगा। तो वार्पिंग की वजह से दिन में क्या हो रही है, इसको बोलते हैं वार्पिंग अप। दिन में ये जो चीज हुई इसको बोलते हैं वार्पिंग अप। ये वार्पिंग अप हुई, और इसमें क्या हो रहा है? तो जो टॉप है, टॉप इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, और जो बॉटम है, दिस बॉटम इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। दिस बॉटम इज सब्जेक्टेड टू टेंशन because of change in temperature, because of this differential temperature throughout the depth of slab, the slab will be warped down। और स्लैब वेटलेस नहीं है, तो ये नीचे से यहां पे रिएक्शन आप शो कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। नॉट इंपॉर्टेंट, W/2 का रिएक्शन जनरेट होगा, सोम पढ़ चुके हो, ये सब पता है आपको। बट बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी जनरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेसेज। दीज आर अगेन नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, दीज आर टाइप ऑफ फ्लेक्चर या बेंडिंग स्ट्रेसेज। ये स्लैब की बेंडिंग हो रही है, इस तरीके से खींचोगे, लोड ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट है, तो स्लैब कुछ इस तरीके से बेंड हो, और ये कुछ ऐसे जब मुड़ेगी तो ऊपर के फाइबर्स में कंप्रेशन और नीचे के फाइबर्स में टेंशन जनरेट। ये वार्पिंग स्ट्रेसेज है। दिन के समय में नेचर कैसा है? दिन के समय में टॉप इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड बॉटम इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो लीनियर नहीं है, पर हमने कैलकुलेशंस में इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लिया। एक्चुअली वो कुछ इस तरीके से कर्वी लीनियर है, इट इज नॉट लीनियर वेरिएशन। ठीक है, ये W क्या है? दिस इज सेल्फ वेट, कंफ्यूज मत होना, दिस इज सेल्फ वेट, दिस इज सेल्फ वेट। आई होप इट इज क्लियर। समझ आया कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज एक्चुअल वेरिएशन, दिस इज एक्चुअल वेरिएशन।
ऑफ टेम्परेचर। एंड ये जो व्हाइट वाला है, सो दिस इज अज्यूम्ड फॉर एनालिसिस, दिस इज अज्यूम्ड फॉर एनालिसिस। ये भी क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ये टेम्परेचर वेरिएशन का जो बात बताई आपको। ठीक है। अब दूसरा दूसरा ड्यूरिंग नाइट टाइम, बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट टाइम में क्या होगा? तो नाइट टाइम में अब फिर से रेगिस्तान में चलते हैं। रेगिस्तान में रात में ठंडी भी ज्यादा पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये धरती की टेंडेंसी है, पृथ्वी जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होगी। एक स्टील का सरिया लो, आग में लगा दो, तो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, ये टेंडेंसी है मेटल्स की या सॉलिड्स की। जैसे पानी का बर्तन लो, एक स्टील के बर्तन में पानी गर्म करते होगे, तो जब पानी गर्म करोगे तो जो स्टील है, वो जो स्टील का बर्तन है वो बड़ा जल्दी गर्म हो जाएगा। उसको तुम 2 मिनट बाद छू नहीं सकते हो, पर सकता है पानी में उंगली डाल दो, पानी अभी इतना गर्म नहीं हुआ, क्योंकि पानी, वाटर इज समवॉट रेजिस्टेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। ये भी तो फ्लूइड है, गैस के कंपैरिजन में कम रेजिस्टेंट है, पर है ये भी रेजिस्टेंट ही। तो पानी गर्म होने में समय लगेगा, और ठंडा होने में, जब पानी गर्म हो जाए, उबल जाए, पानी निकाल दो, आप रख दो बगल में, तो पानी में उंगली नहीं डाल पाओगे। पानी ठंडा होने में भी समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि पानी की हीट स्टोरेज कैपेसिटी, लेटेंट हीट ज्यादा है, जबकि ये जो स्टील है जल्दी ठंडी हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। मतलब जो सॉलिड बॉडीज हैं वो जल्दी ही हीट एब्जॉर्ब करती हैं और क्विकली उसको कूल डाउन भी कर देती हैं, मतलब जल्दी ही रिलीज भी कर देती हैं, रेडिएशन करती हैं। मेटल्स में ये ज्यादा है, ज्यादा आइडियल बिहेवियर है, पर सॉलिड्स में सब में कुछ ना कुछ ये ज्यादा ही है। मेटल्स में सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लूइड्स, इन कंपैरिजन टू गैसेस, सॉलिड में ज्यादा ही है। सॉरी। तो जो दिन में ये पेवमेंट तपी है ना, रात में ठंडी भी होगी। रात में इसीलिए रेगिस्तान में ठंडी लगती है, आपको चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी। तो जब ये तपेगा, सॉरी, जब ये ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, तो फिर कैसे कूल डाउन होगा? अब ऊपर जल्दी ठंडा हो जाएगा, ऊपर हीट रिलीज जल्दी हो जाएगी, नीचे चूंकि कन्फाइंड है, धरती में ये दबा हुआ है, तो नीचे देर में ठंडा होगा। जैसे तुम कोई गर्म सामान ले आओ, उसको ब्लैंकेट वैंकेट में लपेट के रख दो, कुछ इंसुलेटेड है, तो वो देर में कुछ ठंडा होगा ना, ठंडा तो होगा पर देर में होगा। उसको खोल के रख दो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो जो पेवमेंट है, पेवमेंट पूरी ठंडी हो रही है, पूरी हीट रिलीज हो रही है रात के समय में, इसकी रेडिएशन हो रही है, बाहर बॉडी रेडिएट कर रही है, लेकिन ऊपर ठंडी ज्यादा हो जाएगी स्लैब, नीचे ठंडी कम हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है अब वो पलट जाएगा। ये जो पेवमेंट है इसमें अब इस तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एक्चुअल जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर है, फॉर एनालिसिस हम लीनियर ले लेते हैं। तो ये पेवमेंट कुछ इस तरीके से ठंडा हो जाएगा, इट विल बी कूल डाउन समथिंग लाइक दिस, इट विल बी कूल डाउन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस टाइम दिस T1 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस इन कंपैरिजन टू T2 डिग्री सेंटीग्रेड। पेवमेंट ठंडी हुई, लेकिन ऊपर कूलिंग जल्दी हो गई, नीचे कूलिंग देर में हो रही है, और फॉर एनालिसिस हम इसको लीनियर अज्यूम करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? आप देखो, ये ज्यादा ठंडा हो गया ऊपर का लेयर, तो ऊपर के लेयर्स का कंट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम होने पे थर्मल कंट्रैक्शन होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, तो ये जो कंट्रैक्शन है अब ऊपर ज्यादा होगा। तो अब ये जो पेवमेंट है ये वार्प अप हो जाएगी, नाउ इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब ये वार्प अप हो जाएगी, वार्प अप मतलब नाउ इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो, अब जो ऊपर की लेयर्स थी, ऊपर की लेयर्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ, नीचे की लेयर्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ पर कंपैरेटिवली कम। ये वार्प अप हो जाएगी, इसको बोलेंगे वार्प अप, वार्पिंग अप। वार्पिंग अप कब हो रहा है? रात के समय में वार्पिंग अप हो गई। और अभी भी पेवमेंट तुम्हारी वेटलेस नहीं है, तो जो कुछ वेट है, यहां देखो नीचे मैं शो कर सकता हूं, वेट W/2 इसको ऐसे खींच रहा होगा, पेवमेंट का जो वेट है W/2 ऐसे खींच रहा होगा, खींच रहा होगा कि नहीं? और देखो ये जो लाइन है, ये स्लैब को ऐसे पकड़ के तोड़ा जा रहा है, इसकी बेंडिंग की जा रही है। तो अब ऊपर देयर विल बी टेंशन, टॉप फाइबर्स में अब टेंशन जनरेट हो जाएगा, और बॉटम फाइबर्स में अब कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। नाउ देयर विल बी कंप्रेशन इन बॉटम फाइबर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अब जो टॉप है इट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन, बेंडिंग टेंशन है, और जो बॉटम है इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, ये पेवमेंट ऐसे वार्प आउट हो गया, उसके पकड़ के इसका वेट इसको खींच रहा है, तो ये ऐसे, ये जो वार्प आउट हुआ है, ये ऐसे, कैसे मैं समझाऊं, ये जो वार्प आउट ऐसे हुआ है, ये दबाओगे तो ये ऐसे टूटने की टेंडेंसी रख रहा है, बेंडिंग को मोड़ने की टेंडेंसी रख रहा है ना, इसको ऐसे तोड़ रहे हो आप एक तरीके से, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। और अब ये बेंडिंग स्ट्रेसेस का नेचर क्या है? तो ऊपर ये ऐसे, ऊपर टेंशन जनरेट होगा और नीचे कंप्रेशन जनरेट होगा। कभी नहीं भूलना इसको, ऐसे याद रखना। So these warping stresses are
चेंज नाउ, रात के समय में सबसे ज्यादा कब होगा ये, जब सबसे ज्यादा ठंडी हो जाएगी रात में कुछ 3 बजे के आसपास। सबसे ज्यादा कब होगा गर्म, जब दिन में कुछ 2-3 बजे के आसपास सबसे ज्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी तुम्हारी स्लैब। तो ये सबसे ज्यादा तब होगा, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा, कुछ इस तरीके से वार्पिंग डाउन होगा, कुछ इस तरीके से थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। टॉप विल बी इन कंप्रेशन, बॉटम विल बी इन टेंशन। जैसे जैसे ये ठंडी होगी कुछ वार्पिंग अप होगी और थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, वार्पिंग स्ट्रेसेस, टॉप फाइबर्स में टेंशन, बॉटम फाइबर्स में कंप्रेशन। ये वार्पिंग डाउन जब हो रहा है मतलब दिन के समय में सबसे ज्यादा कब होगी वार्पिंग स्ट्रेस, कुछ 2-3 बजे दोपहर में, नून के बाद। और ये जो रात में वार्पिंग अप हो रहा है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब जनरेट करेगा, तो ये रात में 2-3 बजे के बाद, वही कुछ आफ्टर मिडनाइट, जब इसकी कूलिंग सबसे ज्यादा हो रही होगी। तो ये नेचर आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप इट इज क्लियर। समझ आया कि नहीं बताइए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आई होप इट इज क्लियर। बताइए जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, समझ आया सब कुछ, समझ आया सब कुछ? आगे बढ़े, बताइए जल्दी बताइए भाई, रिप्लाई क्यों नहीं करते यार आप लोग? ठीक है। बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, दिस इज अज्यूम्ड वन, दिस इज अज्यूम्ड फॉर एनालिसिस, लीनियर एनालिसिस मतलब हमने लीनियर अज्यूम कर लिया है, लीनियर हमने अज्यूम कर लिया है, ये एक्चुअल है, दिस इज एक्चुअल। एक्चुअल वेरिएशन कैसा है? नॉन लीनियर, इट इज नॉन लीनियर। चलिए नाउ इसको सम अप करते हैं। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेज। तो मैं तीनों स्ट्रेसेज को शो करूंगा अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। देखो जैसे यहां पे मैं लोकेशन शो कर रहा हूं, लोकेशन क्या है? लोकेशन मतलब लोकेशन मतलब हम लोग जैसे देखेंगे इंटीरियर्स में, इंटीरियर्स फर्स्ट, सेकंड एजेस पे, एंड थर्ड कॉर्नर्स पे। और इंटीरियर्स में भी टॉप पे भी देखेंगे और बॉटम पे भी देखेंगे, दोनों साइड। एजेस में भी टॉप पे भी देखेंगे और बॉटम पे भी देखेंगे। कॉर्नर्स पे भी टॉप पे भी देखेंगे और बॉटम पे भी देखेंगे, टॉप एंड बॉटम बोथ, दिस इज पोजीशन। और फिर व्हील लोड स्ट्रेस यहां पे देख रहा हूं मैं, व्हील लोड स्ट्रेस, व्हील लोड स्ट्रेस। फिर यहां पे मैं यहां पे मैं वार्पिंग स्ट्रेस देखूंगा, वार्पिंग स्ट्रेस। और वार्पिंग स्ट्रेस किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर। यहां पे लिख रहा हूं मैं मिड डे में, और यहां पे लिख रहा हूं मैं मिड नाइट में क्या होगा। और फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। और इसको भी ये बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन है, तो इसको मैं देख रहा हूं एक बार समर में और एक बार विंटर में, समथिंग लाइक दिस। नेचर में देखना चाह रहा हूं। व्हील लोड स्ट्रेस बताओ कैसा है? व्हील लोड स्ट्रेस कैसा है? व्हील लोड स्ट्रेस कैसा है बताइए, जल्दी से बताइए, व्हील लोड स्ट्रेस कैसा है? इंटीरियर्स में टॉप पे क्या होगा? इतना सोचना नहीं पड़ना चाहिए। इंटीरियर्स में व्हील लोड की वजह से सैगिंग होगी, तो टॉप विल बी इन कंप्रेशन, बॉटम विल बी इन टेंशन। और जो वार्पिंग स्ट्रेस है बताओ मिड डे में कैसा होगा? मिड डे में कैसा होगा वार्पिंग स्ट्रेस? मिड डे में क्या होगा? वार्पिंग डाउन, वार्पिंग डाउन मतलब टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, तो टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, ठीक है। और मिडनाइट में क्या होगा? वार्पिंग अप, मिडनाइट में होगा वार्पिंग अप मतलब टॉप में टेंशन बॉटम में कंप्रेशन। और जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज कैसी प्रोड्यूस होंगी?
फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज कैसी प्रोड्यूस होंगी, खुद से बताइए। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज समर्स में क्या होगा, समर्स में एक्सपेंशन होगा तो स्ट्रेस कंप्रेसिव, विंटर्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्ट्रेसेज टेंसाइल, चाहे टॉप या बॉटम, पूरी स्लैब में कंप्रेशन या पूरी स्लैब में टेंशन। एजेज में क्या होगा, तो एजेज में व्हील लोड स्ट्रेस कैसा होगा, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, सैगिंग होगी। मिड डे में क्या होगा, डे के टाइम पे वार्पिंग डाउन हो रहा है, वार्पिंग डाउन होने का मतलब टॉप विल बी इन कंप्रेशन, बॉटम विल बी इन टेंशन, वार्पिंग डाउन। और मिडनाइट में क्या होगा, वार्पिंग अप, यानी टॉप विल बी इन टेंशन, बॉटम विल बी इन कंप्रेशन। समर्स में क्या होगा, पूरी स्लैब में कंप्रेशन, चाहे टॉप है चाहे बॉटम। विंटर्स में क्या होगा, पूरी स्लैब में टेंशन, चाहे टॉप है चाहे बॉटम। सो दिस इज, यू कैन से एजेज रीजन में स्ट्रेस, नेचर दिखा रहा हूं मैं। फिर कॉर्नर्स में आओ, तो कॉर्नर्स में हॉगिंग होगी व्हील लोड स्ट्रेस की वजह से, तो टॉप में टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन। और वार्पिंग स्ट्रेसेस कैसी होंगी, तो दिन के समय में वार्पिंग डाउन होगा, वार्पिंग डाउन मतलब नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन। तो चाहे कॉर्नर है चाहे कहीं पे मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है, पर है कैसा, नीचे कंप्रेशन और ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। और मिड नाइट में वार्पिंग अप होगा तो टॉप में टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन। समर्स में पूरी स्लैब में कंप्रेशन, बॉटम विंटर्स में पूरी स्लैब में टेंशन। अब स्लैब बन किससे रही है, सीमेंट कंक्रीट से। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, इट इज क्वाइट लेस इन कंपैरिजन टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमारे लिए वो कॉम्बिनेशन सबसे क्रिटिकल हो जाएगा जहां पे ये टेंशन 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 सब ऐड हो जा रहे हैं। ये ऑल दीज स्ट्रेसेज आर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रही है, चाहे बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी नॉर्मल स्ट्रेस होती है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगती है। स्ट्रेस दुनिया में दो ही है, नॉर्मल या शियर, और कोई नहीं है, एक क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, एक रबिंग पैरेलल। चाहे ये थर्मल स्ट्रेसेज है, वार्पिंग या फ्रिक्शनल, चाहे वो व्हील लोड स्ट्रेस है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, दे आर ऑल एक्टिंग नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। तो मैं इनको एल्जेब्रिकली ऐड अप कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं। तो सबसे क्रिटिकल लोकेशन क्या होगी, जहां पे टेंशन ये अकुमुलेट कर जा रहा होगा। टेंशन अकुमुलेट कर जाने का मतलब, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट है वो टेंशन में वीकेस्ट है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ केवल 8 से 14% के आसपास ही होती है इन कंपैरिजन टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो देखो, जैसे अगर मैं बोलूं इंटीरियर्स की बात करूं, तो विंटर में पहले तो देखो, सबसे पहले कहां पकड़ोगे, तो सबसे पहले व्हील लोड स्ट्रेस को देखो। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में पहला महत्व दूंगा मैं, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा व्हील लोड स्ट्रेस को। क्यों, क्योंकि व्हील लोड स्ट्रेस काफी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू थर्मल स्ट्रेसेज। जो व्हील की वजह से, व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेसेज जनरेट होंगी, बेंडिंग टेंशन, वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टेंपरेचर स्ट्रेसेज। तो पहले मैं देखूंगा व्हील लोड स्ट्रेस कहां पे टेंसाइल है, और वहीं पे देखूंगा कि ये टेंशन और एडिंग अप कब हो रहा है, क्योंकि हमारा जो स्लैब है कंक्रीट की वो टेंशन में कमजोर है। तो इंटीरियर्स में ये देखो टेंशन मिला मुझे कहां पे, बॉटम में। और ये बॉटम में और क्रिटिकल हो जा रहा है मिड डे में, क्योंकि वार्पिंग स्ट्रेसेज भी मिड डे में टेंसाइल है, इस टेंशन में टेंशन बढ़ जा रहा है। और उसमें भी समर और विंटर में ज्यादा क्रिटिकल कब है, विंटर में, क्योंकि विंटर में ये तीनों ही टेंशन ऐड हो जाएंगे। हालांकि इंटीरियर्स पे व्हील लोड स्ट्रेस मिनिमम है, और ये जो वार्पिंग स्ट्रेसेज है ये मैक्सिमम है, या जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज है ये मैक्सिमम है, पर नेचर टेंसाइल टेंसाइल में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब फिर से एजेज में आओ, तो एजेज में व्हील लोड स्ट्रेस टेंसाइल कहां पे है, बॉटम पे, सैगिंग होगी। तो इसको ही देख रहा हूं ऐड कब होगा, वार्पिंग स्ट्रेस मिड डे में खतरनाक हो रहा है, क्योंकि ये टेंशन में टेंशन ऐड होके टेंसाइल स्ट्रेस को और इंक्रीज कर दे रहा है। और ये भी कब क्रिटिकल है, विंटर्स में, जब विंटर्स में पूरी की पूरी स्लैब में टेंशन आ रही हो, समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं कॉर्नर्स में देखूंगा, तो कॉर्नर्स में अब टॉप की पोजीशन क्रिटिकल है, क्योंकि कॉर्नर्स पे हॉगिंग होगी और टॉप विल बी इन टेंशन। और इस टेंशन में एडअप कब हो रहा है, मिड नाइट में, क्योंकि मिड नाइट में टॉप में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये कब और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, विंटर्स में, जब विंटर्स में पूरी स्लैब में टेंशन जनरेट हो रहा होगा। तो ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हो गया। मैं बोल सकता हूं कि इन विंटर्स ड्यूरिंग मिड डे एट द बॉटम ऑफ इंटीरियर्स, ये क्रिटिकल है। मैं बोल सकता हूं ड्यूरिंग विंटर मिड डे के टाइम पे बॉटम ऑफ एज क्रिटिकल है। यहां पे स्ट्रेसेस तुमको चेक करनी पड़ेगी कि जो मटेरियल है सीमेंट कंक्रीट, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा तो नहीं है, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गई, क्रैक तो नहीं आ गया। और ऐसे ही विंटर्स में टॉप पे, विंटर्स में मिड नाइट में टॉप पे, कॉर्नर्स पे क्रिटिकल है, क्योंकि कॉर्नर्स में टॉप पे जहां व्हील लोड टेंसाइल है, इसमें विंटर में और मिडनाइट में ये वैल्यू टेंशन टेंशन बढ़ के और बढ़ जा रही है, और हो सकता है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है, यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, उससे भी ज्यादा हो जाएगी। सो दीज आर क्रिटिकल कॉम्बिनेशंस, ये आपको रटा होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आज की क्लास में मैंने आपको थ्योरी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तुम भूल सकते हो, जो वो बड़े वाले थे शुरू के 7-8 फॉर्मूले, उसके बाद का सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीथिंग इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। और ये तो टेम्परेचर स्ट्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में क्लियर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ज्यादा इधर उधर
की बात नहीं की, बिल्कुल क्लियर कट क्या कॉन्सेप्ट है वो आप तक मैंने डिलीवर किया है। सो आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि सीमेंट कंक्रीट जो हमारा मटेरियल है जिससे हम स्लैब बना रहे हैं वो एक ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल इज वीक इन टेंशन। तुमको पता है आरसीसी पढ़ के कि जो कंक्रीट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का केवल 10% के आसपास होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो टेंशन है इसमें मेरा ये स्लैब फेल कर सकता है, कंप्रेशन में जल्दी फेल नहीं करेगा। इसीलिए मैं इस टेंशन में इसको चेक कर रहा हूं बार बार कि ये टेंशन कब अकुमुलेट हो रहा है, कब बढ़ बढ़ के जुड़ जुड़ के एडिटिव इन नेचर होके वैल्यू इतनी बढ़ जा रही है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उससे भी पार हो जा रही है और क्रैक प्रोड्यूस हो जा रही है। तो चेक मुझे कब कब करना पड़ेगा? इंटीरियर्स पे, विंटर्स पे, कहां पे? मिड डे में, कहां पे? बॉटम पे। एजेज पे, विंटर्स में, मिड डे पे, बॉटम पे। कॉर्नर्स पे, विंटर्स में, मिडनाइट में, टॉप पे। और आगे की कहानी कल बताऊंगा, अभी यहीं पे विराम दे रहा हूं क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया, पर आगे की कहानी कल बताऊंगा। इनमें भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या है? ये कॉर्नर वाली स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि व्हील लोड स्ट्रेस जो मेन वाली स्ट्रेस है, लोड की वजह से तो मेन स्ट्रेस आ रही है, बाकी तो सेकेंडरी है, कम है मैग्नीट्यूड। बीम डिजाइन करते हो तो बीम में जो बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस आती है वही तो मेन डिजाइन क्राइटेरिया होता है। थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह तो होती है पर कम होती है, उनको हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी इनमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहां होगा? कॉर्नर्स और एजेस। इंटीरियर्स में कभी भी क्रिटिकल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर्स में ये जो व्हील लोड स्ट्रेस है यही मिनिमम है, तो थर्मल स्ट्रेस ऐड होके भी हो सकता है, परमिसिबल के बाहर नहीं जाए। पर एजेज पे ये देखो, ये भी इंटरमीडिएट है और ये भी इंटरमीडिएट है, जो वार्पिंग या फ्रिक्शनल स्ट्रेस है, और ये इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट जुड़ के हो सकता है वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। और कॉर्नर्स पे व्हील लोड स्ट्रेस चूंकि बहुत ज्यादा है तो इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आईआरसी बड़ा स्मार्टली सजेशन देता है कि जो पेवमेंट है उसको आपको डिजाइन करना चाहिए एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ एज रीजन। एज सबसे क्रिटिकल निकल के आता है। क्यों? क्योंकि एज में व्हील लोड भी भले ही इंटरमीडिएट है, थर्मल वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल भी इंटरमीडिएट है, पर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट जुड़ के वैल्यू हो सकता है ज्यादा निकल जाए। इंटीरियर पे क्रिटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि व्हील लोड स्ट्रेस बहुत कम है, तो वहां पे जल्दी फेल नहीं होगी आपकी स्लैब। कॉर्नर्स पे क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि व्हील लोड स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। हालांकि कॉर्नर्स पे टेंपरेचर स्ट्रेसेज मिनिमम है, पर चूंकि व्हील लोड स्ट्रेस ज्यादा है इस वजह से हो सकता है यहां पे भी आपको चेक करना पड़े। तो आईआरसी बोलता है डिजाइन तो करो एज पर एज रीजन, लेकिन चेक करना चाहिए तुमको फॉर द स्ट्रेसेज एट कॉर्नर। और कॉर्नर्स फ्री टू लिफ्ट है, तो कई बार तो बोलेंगे जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज है वो कॉर्नर्स पे जीरो है, टेक देम टू बी जीरो। कल ये सब चर्चा करूंगा मैं, अभी ये कॉम्बिनेशन और ये नेचर आपको रट जाना चाहिए। दीज थिंग्स शुड बी ऑलवेज यू कैन से इन योर माइंड। हमेशा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सोचना पड़े क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना अच्छे से आपको मैंने कराया हुआ है, जस्ट गिव अ रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व करो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कैसे हो रहा था, क्या टेंशन है, क्या कंप्रेशन है। और क्रिटिकल कॉम्बिनेशन वही है जहां पे टेंशन टेंशन एड ऑन हो रहा है, क्योंकि हमारा मटेरियल टेंशन में वीक है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं।